सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था और आगरा की गलियों में हल्की हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। दूध वाले अपनी आवाज़ें लगा रहे थे, सब्जी वाले टोकरियां संभाले चल रहे थे, कुम्हार की दुकान से मिट्टी की गीली खुशबू आ रही थी और शहर के चौराहे पर बैठे चाय वाले के चारों तरफ लोग जमा होने लगे थे। तभी अचानक नगर के बीचों बीच एक ऐसा शोर उठा कि जो भी सुनता वहीं रुक जाता। पहले किसी ने सोचा झगड़ा हुआ है, फिर किसी ने कहा कोई फरमान आया है, और फिर कुछ ही देर में हर गली, हर बाजार, हर चौक पर एक ही बात फैलने लगी कि बीरबल ने कोई ऐसा मजाक कर दिया है कि पूरा शहर सुनता ही रह गया। ये बात यूं ही हवा में नहीं फैली थी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि उस दिन सुबह बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल कुछ अजीब सा शांत बैठा था। अकबर ने उसकी तरफ देखा और पूछा, बीरबल, आज तुम्हारे चेहरे पर वो पुरानी चमक क्यों नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई शरारत करने की ठान रखी हो। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आज शरारत नहीं, ऐसा मजाक होगा कि राजधानी की दीवारें भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगी। अकबर ने भौहें उठाईं। अच्छा, और ये मजाक मेरे सामने होगा या मेरे पीछे? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मजाक अच्छा हुआ तो आपके सामने हंसी होगी और अगर बहुत अच्छा हुआ तो आपके पीछे भी। दरबार में बैठे लोग हंस पड़े, मगर अकबर की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। तो फिर सुनाओ, क्या योजना है? बीरबल ने अपने पास रखी एक छोटी सी मुहरबंद पोटली उठाई। कुछ नहीं, बस आज पूरे शहर को सुनना होगा। अकबर ने कहा, शहर को? और कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, शब्दों का घोड़ा अगर सही दिशा में दौड़ा दिया जाए तो वो महलों से निकलकर बाजार तक हंसी पहुंचा देता है। अकबर को ये जवाब समझ में आया भी और नहीं भी। यही तो बीरबल की खासियत थी। वो आधा सच बोलता, आधा हंसा देता और बाकी आधे से लोगों की समझ पर चोट कर देता। अकबर ने इशारा किया कि योजना बता दो, मगर बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं जहांपनाह, मजाक का स्वाद तभी आता है जब पहले थोड़ी देर तक लोग उसे गंभीर समझें। यहीं से कहानी शुरू हुई। बीरबल ने उसी दिन दरबार से निकलकर शहर के सबसे व्यस्त चौक की ओर रुख किया। उसके साथ न कोई भारी लाव नश्कर था, न कोई बड़ा ऐलान, बस एक साधारण कपड़ा, एक छोटी सी ढोलक और एक पुराना सा कागज। नगर के चौकीदार ने उसे देखा तो पहचान गया। उसने तुरंत सलाम किया और कहा, महाराज के खास आदमी, क्या कोई फरमान है? बीरबल ने बहुत गंभीर चेहरा बनाकर कहा, हाँ है, और बहुत ज़रूरी है। चौकीदार सीधा हो गया, फिर पढ़िए। बीरबल ने कागज़ ऐसे खोला जैसे उसमें राज्य का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हो। आसपास खड़े कुछ लोग रुक गए, दुकानदारों ने कान खड़े किए, एक दर्जी अपनी सुई छोड़कर सुनने लगा, एक बुजुर्ग ने अपनी पोती को गोद से उतार किया और कहा, चुप हो जा, कुछ बड़ा होने वाला है। बीरबल ने गला साफ किया और ऊंची आवाज में बोला, बादशाह सलामत के हुक्म से आज पूरे शहर में ऐलान किया जाता है कि जो व्यक्ति सबसे बढ़िया मजाक सुनाएगा उसे राजमहल में बुलाकर सम्मान दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि मजाक ऐसा हो जिसे सुनकर शहर हंसे मगर किसी का दिल ना दुखे। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने पूछा, क्या सचमुच ऐसा इनाम मिलेगा? बीरबल ने कहा, अगर शहर हंसा तो इनाम भी हंसेगा। लोगों को ये बात अजीब लगी, मगर उत्सुकता और बढ़ गई। तभी बीरबल ने ढोलक बजाई, एक बार, फिर दूसरी बार। चौक में सन्नाटा फैल गया। फिर उसने घोषणा की, और सुनो, शाम तक जो भी मजाक सोचता है वो इस चौक पर आकर सुनाएगा, लेकिन मजाक सुनाने से पहले उसे ये बताना होगा कि उसने हंसने का अधिकार कहाँ से लिया है। अब ये बात और भी मजेदार लगने लगी। कुछ लोगों ने ठहाका लगाया, कुछ ने सिर खुजलाया और कुछ ने सोचा कि ये कोई दरबारी मजाक है जिसमें जरूर कोई पेच छिपा है। मगर बीरबल का अंदाज इतना गंभीर था कि लोग उसे हंसी भी समझ रहे थे और आदेश भी। यही उसकी चाल थी। थोड़ी ही देर में नगर में खबर फैल गई कि आज मजाक की प्रतियोगिता है। चाय वाले ने अपनी दुकान पर लिखा, मजाक सुनो, उधार बाद में। हलवाई ने लड्डू की जगह हंसी बेचनी शुरू कर दी। बच्चे दौड़ दौड़कर एक दूसरे को खबर देने लगे। व्यापारी अपने काम छोड़कर कहने लगे, चलो देखें बीरबल क्या खेल रच रहा है। दोपहर होते होते चौक में भीड़ जमा हो गई। कोई किसान था, कोई सुनार, कोई दरबारी नौकर, कोई ऊंट वाला, कोई नाई, कोई कवि, कोई मस्खरा। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था कि आखिर बीरबल चाहता क्या है। तभी बीरबल फिर प्रकट हुआ। इस बार उसके हाथ में एक बड़ा सा घंटा था। उसने घंटा बजाया। सुनो सुनो सुनो, पहला मजाक शुरू करने से पहले ये जान लो कि शहर का सबसे बड़ा दुश्मन डर नहीं, बेरुखी है। भीड़ खामोश हो गई। ये वाक्य सुनकर लोगों को लगा
कि आज की बात कुछ अलग है। बीरबल ने एक बूढ़े मजाकिये को आगे बुलाया। वो हंसते हंसते बोला, मैं ऐसा मजाक सुनाता हूं कि मेरी पत्नी भी हंसते। बीरबल बोला, ये सचमुच बहुत बड़ा मजाक है। पहले पत्नी को हंसाना, फिर शहर को। लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। बूढ़ा भी मुस्कुरा दिया। फिर दूसरा आदमी आया, बोला, मैं राजा के हाथी पर चढ़कर मजाक करूंगा। बीरबल ने पूछा, हाथी पर चढ़कर या हाथी को चढ़ाकर? लोग फिर हंसे। ऐसा लगने लगा कि ये बस एक हंसी मजाक का दिन है, मगर तभी अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, बीरबल जी, नगर के दक्षिणी दरवाजे पर लोग जमा हो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये सब फर्जी है, उन्हें भरोसा नहीं। बीरबल ने बिना घबराए कहा, अच्छा, तो फिर शहर को वही सुनना होगा जो भरोसे से बड़ा हो। और यहीं से कहानी में पहला मोड़ आया। उसने चौक के बीचों बीच रखे एक ऊंचे मंच पर चढ़कर कहा, अब मैं जो मजाक सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर पहले कोई हंसेगा नहीं, पहले सब चुप रहेंगे। फिर धीरे धीरे सबको समझ आएगा कि मजाक किसी की बात नहीं बल्कि सबकी आदत पर किया गया था। भीड़ एकदम शांत हो गई। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, एक बार एक शहर में ऐसा नियम था कि सब लोग सच बोलेंगे, किसी ने झूठ बोला नहीं। फिर एक आदमी ने कहा, मैं सबसे ईमानदार हूं। दूसरा बोला, मैं सबसे समझदार हूं। तीसरा बोला, मैं सबसे अमीर हूं। और चौथा बोला, मैं सबसे बड़ा मजाकिया हूं। सच ये था कि उनमें से कोई भी अपने बारे में पूरी सच्चाई नहीं जानता था। लोग पहले तो बिना समझे सुनते रहे, फिर जैसे जैसे बात भीतर उतरती गई, चेहरों पर मुस्कान आने लगी। बीरबल ने आगे कहा, सबने सच बोला, लेकिन अपने बारे में सबसे बड़ा झूठ यही था कि वे खुद को पूरा जान चुके हैं। अब भीड़ के कुछ लोग हंसने लगे, मगर कुछ लोग सोच में पड़ गए। बीरबल ने मौका देखा, और मजाक यहीं खत्म नहीं होता। उस शहर के लोग हर बात पर बहस करते थे कि कौन ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा होशियार है, कौन ज्यादा धनी है। फिर एक दिन एक छोटा सा बच्चा आया और बोला, अगर तुम सब इतने बड़े हो तो कोई अपने जूते खुद क्यों नहीं बांधता? इस बार पूरा चौक ठहाकों से गूंज उठा। लोग हंसते हंसते झुक गए। किसी ने कहा, वाह, बीरबल ने तो हमारे ही जैसे लोगों का मजाक उड़ा दिया। किसी ने कहा, अरे ये तो हमारी आदतों पर चोट है। किसी ने कहा, इसीलिए शायद बादशाह इसे सुनना चाहता था। मगर बीरबल अभी रुका नहीं था। उसने एक नाई को आगे बुलाया और कहा, अब तुम सुनाओ। नाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक में इतना तेज हूं कि मेरा चाकू भी मुस्कुराता है। बीरबल बोला, अच्छा, फिर अपनी दाढ़ी क्यों इतनी गंभीर है? लोग फिर हंसे। नाई शर्मा गया। फिर एक व्यापारी बोला, मैं ऐसा मजाक करता हूं कि ग्राहक मेरी दुकान से लौटते नहीं। बीरबल ने कहा, फिर तो वे खरीदते भी नहीं होंगे। ये सुनते ही सब और जोर से हंसे। बाजार की हवा अब एकदम बदल गई थी। जो लोग अपने अपने काम से आए थे वे अब मंच के इर्द गिर्द खड़े थे। बूढ़ियां भी दुपट्टे से मुंह छिपाकर मुस्कुरा रही थीं। बच्चे तो ऐसे हंस रहे थे जैसे उनके पेट में गुदगुदी हो रही हो। लेकिन तभी चौक के दूसरे छोर से एक भारी आवाज आई, ये सब क्या तमाशा है? भीड़ अचानक चुप हो गई। एक लंबा चौड़ा दरोगा जिसके कंधों पर सरकारी मुहर थी, सिपाहियों के साथ आता दिखा। उसका नाम था फतेह खां। वो अकबर के दरबार में सीधे नियमों का आदमी माना जाता था। उसे मजाक से ज्यादा आदेश पसंद थे और हंसी से ज्यादा खामोशी। उसने आते ही बीरबल को घूरा। तुमने शहर में अफरा तफरी मचा रखी है, किसके हुक्म से ये सब कर रहे हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हंसी के हुक्म से। दरोगा ने भौहें तान दी। हंसी कोई हुक्म नहीं होती। बीरबल मुस्कुराया, यही तो मजाक है। भीड़ में फिर हलचल हो गई। फतेह खां ने कहा, मैंने सुना है तुमने कोई सरकारी ऐलान किया है। बीरबल ने जवाब दिया, सरकारी नहीं, शहर का ऐलान किया है। शहर का? हां। किससे इजाजत ली? जो हंस सके समझो उसने इजाजत दे दी। दरोगा गुस्से से लाल हो गया। मैं इस तमाशे को बंद करवा दूंगा। बीरबल ने धीरे से कहा, अगर आपने बंद कर दिया तो शहर को पूरा मजाक सुनने नहीं मिलेगा। पूरा मजाक? दरोगा ने तिरस्कार से पूछा। हां, बीरबल ने कहा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। भीड़ में फिर सिहरन दौड़ गई। लोग समझ गए कि अब कहानी में दूसरा मोड़ आने वाला है। दरोगा ने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं अभी तुम्हें महल ले चलता हूं। बीरबल ने बिना डरे कहा, जरूर, लेकिन पहले ये बताइए कि एक मजाक को पकड़ने के लिए कितने सिपाही चाहिए? भीड़ खिलखिला उठी। फतेह खां और भी क्रोधित हो गया। तभी अचानक एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ मंच तक आया और बोला, बीरबल जी, बाहर वाले मोहल्ले के लोग भी आ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि यहाँ कौन सा गजब का मजाक चल रहा है जिसने पूरे शहर को हिला दिया।
बीरबल ने लड़के के सिर पर हाथ फेर कर कहा, तो जाकर बोलो, मजाक सुनने से पहले आदमी को अपने कान नहीं अपनी अक्ल खोलनी पड़ती है। लड़का दौड़ गया। तभी बीरबल ने एक नया खेल शुरू किया। उसने लोगों से कहा, अब एक एक करके अपने जीवन का सबसे बड़ा मजाक बताओ। पहला आदमी बोला, मैंने अपनी पत्नी से कहा था मैं देर नहीं करूंगा और मैं अभी भी बाजार में हूं। दूसरा बोला, मैंने कहा था मैं कर्ज नहीं लूंगा और मेरे जेब में उधार की रसीदें हैं। तीसरा बोला, मैंने कहा था मैं गुस्सा नहीं करूंगा और अभी भी गुस्से में हूं। चौथा बोला, मैंने कहा था मैं झूठ नहीं बोलूंगा मगर अभी तो मेरा मुंह खुलते ही झूठ निकलता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अब समझे, शहर का सबसे बड़ा मजाक कोई और नहीं, हम खुद हैं। भीड़ एक पल को शांत हो गई। लोगों को अपनी अपनी कमजोरियां याद आने लगीं। यही तो बीरबल का असली खेल था। वो हंसाता भी था और आईना भी दिखाता था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। जैसे ही धूप ढलने लगी, एक संदेशवाहक घोड़े पर आया और सीधा चौक में उतरा। उसके हाथ में मुहर लगा एक लाल कागज था। उसने ऊंची आवाज में कहा, शहंशाह अकबर का फरमान। पूरा चौक सन्न रह गया। फतेह खान तुरंत सीधा खड़ा हो गया। लोग पीछे हट गए। संदेशवाहक ने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। आज के शहर भर के मजाक की खबर दरबार तक पहुंची है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि जिस व्यक्ति ने यह मजाक शुरू किया है उसे तुरंत महल में उपस्थित होना है और साथ ही ये भी बताया जाए कि उसने ऐसा क्या कहा जिससे पूरा शहर सुनता रह गया। अब बीरबल की आंखों में वही चमक आ गई जो किसी जुगनू के अंधेरे में अचानक जाग उठने जैसी होती है। उसने भीड़ की तरफ देखा और बोला, लगता है असली मजाक अभी महल में होगा। लोगों ने राहत की सांस ली। किसी ने सोचा चलो अब बात खत्म हुई, किसी ने सोचा अब बीरबल दरबार में और बड़ा खेल खेलेगा। मगर तभी संदेशवाहक ने एक और कागज निकाला। उसका चेहरा थोड़ी देर पहले तक सामान्य था मगर अब कुछ डरा हुआ लग रहा था। बीरबल ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है, दूसरा फरमान क्यों छिपाए बैठे हो? संदेशवाहक हिचकिचाया, ये दूसरा कागज अभी अभी रास्ते में मिला, किसी ने घोड़े की लगाम में बांध दिया था। बीरबल का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने कागज अपने हाथ में लिया। भीड़ में इतनी खामोशी फैल गई कि चूड़ी की हल्की सी आवाज भी सुनाई दे सकती थी। बीरबल ने मोहर देखी, फिर कागज के किनारे पर बनी एक छोटी सी आकृति को गौर से देखा। अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। फतेह खान ने पूछा, क्या हुआ? बीरबल ने धीरे से कहा, यह मजाक अब किसी और ने नहीं, किसी ऐसे ने शुरू किया है जो चाहता था कि पूरा शहर हंसे और फिर उसी हंसी के बीच कुछ छिपा दिया जाए। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। क्या मतलब? कौन? क्या छिपा दिया? लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बीरबल ने कागज खोला। उसके भीतर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, आज जो सबसे जोर से हंसेगा वही सबसे पहले चुप कराया जाएगा। यह पढ़ते ही बीरबल ने सिर उठाया और चारों तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर शरारत नहीं, सतर्कता थी। जैसे उसे समझ आ गया हो कि यह पूरा तमाशा सिर्फ हंसी के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र के लिए रचा गया था। मगर तब तक आसपास की भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई, देखो वहां छत पर कौन खड़ा है? सबने ऊपर देखा और वहीं सामने वाली ऊंची इमारत की छत पर एक काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। बीरबल की निगाहें उस चमक पर टिक गईं। वो चमक कोई चाकू नहीं थी, कोई अंगूठी नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी मोहर थी। उसी मोहर को देखते ही बीरबल के होंठ कस गए। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब समझा, मजाक सिर्फ शहर को सुनाने के लिए नहीं था, किसी को बाहर लाने के लिए था। और तभी छत पर खड़ी आकृति ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर फतेह खां भी पीछे हट गया और बीरबल ने ऐसी नजर उठाई जैसे उसने किसी पुराने दुश्मन की परछाई पहचान ली हो। उस आदमी ने कहा, बीरबल, बहुत देर से पहचान रहे हो, अब सुनो, अगला मजाक तुम्हारे नाम पर है। भीड़ एकदम पत्थर हो गई और उसी पल शहर के दूसरी ओर से 3 अलग अलग जगहों पर एक साथ नगाड़े बज उठे, जैसे कोई बड़ा दरवाजा खुलने वाला हो, जैसे हंसी के पीछे कोई राज छिपा हो, जैसे पूरा शहर अभी सिर्फ पहले पर्दे पर खड़ा हो और असली खेल अब शुरू होने वाला हो। बीरबल ने चारों तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे वाह, तो असली शरारत अभी बाकी है। और कहानी यहीं एक ऐसे मोड़ पर रुक गई जहां किसी को पता नहीं था कि अगला निशाना कौन होगा, नगर सुरक्षित रहेगा या नहीं, और बीरबल इस अनजान छाया को हंसी से हराएगा या दिमाग से। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बस इतना कहूंगा कि बीरबल की असली परीक्षा अब शुरू हुई थी
और उस परीक्षा में शहर की हर दीवार, हर गली, हर कान और हर दिल एक नया राज सुनने वाला था। जय बीरबल लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराना। उस छत पर खड़ी काली आकृति की आवाज अभी भी हवा में तैर रही थी और नीचे खड़े लोगों की सांसें जैसे वहीं अटक गई थीं। चौक में खड़ी भीड़ अब वही भीड़ नहीं रही थी जो कुछ देर पहले हंस रही थी। अब हर आंख ऊपर थी, हर दिल में डर था और हर दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि ये आदमी कौन है और बीरबल को कैसे पहचानता है। फतेह खां के हाथ अपने आप तलवार की मूठ पर चले गए। संदेशवाहक ने घबराकर घोड़े की लगाम कस ली। बच्चे अपनी मांओं के पीछे छिप गए। दुकानदारों ने अपने दरवाजे आधे बंद कर लिए और बीच में बीरबल, जो अभी तक मजाक की गर्मी में बोल रहा था, अब एकदम शांत खड़ा था। उसकी आंखें उस छत पर जमी थीं। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन भीतर कुछ जाग चुका था। वो जान चुका था कि ये सिर्फ एक शरारत नहीं थी, ये कोई जाल था जो हंसी की शक्ल में बिछाया गया था। ऊपर खड़ी आकृति ने फिर कहा, बोलो बीरबल, अब भी हंसोगे? बीरबल ने सिर थोड़ा ऊपर उठाया और बड़े शांत स्वर में बोला, मैं तो अभी भी हंस रहा हूं। फर्क बस इतना है कि अब तुम्हारा मजाक समझने की कोशिश कर रहा हूं। वो आकृति हल्की सी हंसी। तुम्हारी यही आदत तुम्हें हमेशा बचाती भी है और फंसाती भी है। बीरबल ने पूछा, और तुम्हारी आदत? मैं लोगों को उनकी हंसी के बीच उनकी असली शक्ल दिखाता हूं। ये सुनकर भीड़ में फिर सरसराहट दौड़ गई। फतेह खां ने आगे बढ़कर चिल्लाया, कौन हो तुम? नीचे आओ। छत पर खड़े उस आदमी ने हाथ उठाया। उसकी उंगलियों में वही चमकती मुहर थी। नीचे आने का वक्त आएगा फतेह खां, अभी तो बस शहर को देखना है कि ये किसके साथ खड़ा है। बीरबल ने फौरन समझ लिया कि बात खतरनाक है। उसका मस्तिष्क तेजी से काम करने लगा। हंसी के बहाने भीड़ जुटाई गई थी। दूसरे संदेश में छिपा डर लिखा गया था और अब ये चेहरा सामने आ चुका था। जरूर कोई ऐसा है जो शहर में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता है। उसने छत की आकृति से पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उस आदमी ने जवाब दिया, एक जवाब, बस एक सच्चा जवाब। क्या तुमने ये तमाशा अपनी मर्जी से किया था या किसी के कहने पर? भीड़ में हलचल और बढ़ गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं कह दूं कि ये मेरी मर्जी से था तो क्या तुम मान लोगे? नहीं, वो बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपनी मर्जी से इतना छोटा काम कभी नहीं करते। फतेह खां ने दांत पीस लिए। बीरबल, ये व्यक्ति खुलेआम तुम्हें चुनौती दे रहा है। बीरबल ने फिर भी अपनी आवाज को शांत रखा। चुनौती नहीं फतेह खां, ये मुझे पढ़ने की कोशिश कर रहा है और ऐसे लोग तभी आते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उनके ही खेल का खिलाड़ी है। ऊपर खड़ा आदमी झुका। वाह बीरबल, अब भी तुम मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं, बीरबल ने कहा, अब मैं तुम्हें पकड़ने की तैयारी कर रहा हूं। ये सुनते ही छत पर खड़ा आदमी पलटा, जैसे उसने नीचे कुछ आदेश दिया हो। उसी क्षण शहर की 3 अलग अलग गलियों से कुछ लोग दौड़ते हुए चौक की तरफ आने लगे। उनके हाथों में लंबी छड़ियां थीं, चेहरों पर कपड़ा बंधा था और चाल में वही तेजी थी जो लुटेरे रखते हैं। भीड़ घबरा गई, चीख पुकार मच गई। फतेह खां ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो उन्हें। सिपाही इधर उधर दौड़े। कुछ लोगों ने दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। कोई बच्चे को उठाकर भागा, कोई अपने सामान को बचाने में लग गया और इसी अफरा तफरी में छत पर खड़ा आदमी एक कदम पीछे हट गया। फिर उसकी आवाज आई, बहुत देर कर दी बीरबल। बीरबल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देर तो तुमने की है, हंसी के बीच डर छिपाने में। वो आदमी एक पल रुका, फिर जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रहा था। उसी समय फतेह खां के 2 सिपाही एक संदिग्ध आदमी को पकड़ कर लाए। उसके हाथ में एक छोटा थैला था। थैले को खोलते ही उसके भीतर से कुछ मोहरे, नकली फरमान और शहर की मोहर जैसी चीजें मिली। भीड़ और भी सन्न रह गई। फतेह खां बोला, ये क्या है? पकड़ा गया आदमी कांपते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं पता, ये तो मुझे बस पहुंचाना था। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। वो समझ गया कि ये आदमी सिर्फ एक मोहरा है। उसने फौरन पूछा, किसने दिया? आदमी ने घबराकर कहा, मैं नाम नहीं जानता, बस एक लंबा सा आदमी था, दाढ़ी कम और आंखें तेज थीं। उसने कहा था कि शहर के चौक में एक तमाशा होगा, बस वहां खड़े होकर यह थैला देना है। बीरबल ने धीरे से कहा, तो वो ऊपर वाला नहीं, कहीं और छिपा हुआ है। फतेह खां ने ऊपर देखा, लेकिन छत खाली थी। काली आकृति गायब हो चुकी थी। भीड़ में फिर हाहाकार उठा। कुछ लोग दौड़ पड़े, कुछ ने छतों की तरफ देखा, कुछ ने पत्थर उठा लिए, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया।
उसकी आवाज अब पहले से गंभीर थी। कोई इधर उधर मत भागो। जो आदमी शहर को हंसते हंसते डराना चाहता है वो भीड़ में ही छिपता है, छत पर नहीं। ये सुनकर फतेह खां ने उसे देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कह रहा हूं कि वो आदमी ऊपर सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। तो असली आदमी कहाँ है? बीरबल ने भीड़ पर निगाह घुमाई। हर चेहरा उसे देख रहा था, मगर एक चेहरा ऐसा था जो नजरें चुरा रहा था। वो था नगर का लेखा रखने वाला, दीवान के दफ्तर का एक छोटा सा मुंशी, जिसका नाम था हरिनाथ। वो हमेशा शांत रहता था, हमेशा सिर झुकाकर चलता था और हमेशा सबकी बातें नोट करता था। अभी भी वो एक तरफ खड़ा था, मगर उसकी उंगलियां उसके कुर्ते के किनारे को इतनी तेजी से मरोड़ रही थीं कि शक पैदा हो जाए। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हरिनाथ जी, आप इतने चुप क्यों हैं? आज तो पूरा शहर बोल रहा है। हरिनाथ चौंका। मैं तो बस देख रहा हूं। देख रहे हैं या छिपा रहे हैं? मैं क्या छिपाऊंगा? बीरबल एक कदम उसके पास गया। वही जो तुम्हारे चेहरे से गिरने वाला है। हरिनाथ घबरा गया। मुझसे क्या लेना देना? मैं तो एक साधारण मुंशी हूं। बीरबल ने कहा, साधारण लोग ही असाधारण नुकसान कर देते हैं। फतेह खां तुरंत पास आया। तुम्हें इस पर शक है? नहीं, बीरबल बोला, मुझे इस पर यकीन है कि ये किसी का इंतजार कर रहा है। हरिनाथ की आंखें फड़क गईं। बीरबल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। उसके कुर्ते की आस्तीन के भीतर एक छोटी मोहर बंधी थी, वही मोहर जो अभी अभी छत पर चमकी थी। भीड़ में एकदम शोर उठ गया। फतेह खां ने उसे झपट कर पकड़ लिया। बोल, किसका आदमी है तू? हरिनाथ कांपने लगा। मैं। बीरबल ने सख्ती से कहा, सच बोल, वरना ये भीड़ पहले तुम्हें गद्दार समझेगी और बाद में कोई और नाम दे देगी। हरिनाथ की आंखों में पसीना उतर आया। उसने चारों तरफ देखा, फिर फूट पड़ा, मैं किसी का आदमी नहीं हूं, मैं मजबूर था। किसने मजबूर किया? उन लोगों ने, जिन्होंने कहा था कि अगर मैंने उनके लिए शहर के रिकॉर्ड बदले नहीं तो मेरे बेटे को उठवा लेंगे। भीड़ में कुछ सहानुभूति जागी, लेकिन बीरबल के चेहरे पर संदेह बना रहा। शहर के रिकॉर्ड? हरिनाथ ने जल्दी जल्दी कहा, हाँ, करों के रजिस्टर, अनाज के गोदाम, हथियारों की गिनती, पहरे के पहिए, सब कुछ। अब बात साफ होने लगी थी। बीरबल समझ गया कि ये मजाक और ये हंसी असल में शहर की सुरक्षा की परीक्षा थी। कोई अंदर ही अंदर तैयारी कर रहा था। नकली फरमान, झूठी मुहर, भीड़ जुटाने का खेल और अब रिकॉर्ड से छेड़छाड़, ये सब यूं ही नहीं था। उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? हरिनाथ ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था कि रात तक वापस मिल जाएगा। बीरबल ने फौरन फतेह खां से कहा, इसे बंदी बनाओ, लेकिन मारना मत, ये चाबी है, ताला नहीं। फतेह खां ने सिपाहियों को इशारा किया। हरिनाथ को ले जाया गया। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे थे कि ये शहर में पहला गद्दार निकला। कुछ लोग कह रहे थे कि हरिनाथ मजबूर था। कुछ लोग बीरबल को देखकर आश्चर्य कर रहे थे कि उसने एक मजाक के भीतर ये सब कैसे पकड़ लिया। लेकिन बीरबल की आंखें अब भी बेचैन थीं। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। वो छत पर खड़ा आदमी कौन था और शहर में इस साजिश का असली सिरा कहाँ था? सूरज अब ढल चुका था। बाजार की रौनक खत्म होकर एक भारी बेचैन शाम में बदल गई थी। हर दुकान के आगे पहरा लगा दिया गया। चौक से लोग हटाए जाने लगे, लेकिन बीरबल वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में वही पहला कागज था और अब दूसरा कागज भी। वो दोनों को बार बार मिलाकर देख रहा था। फिर अचानक उसने एक महीन रेखा देखी जो कागज के किनारे पर पानी की तरह उभरी हुई थी। उसने आंखें सिकोड़ कर देखा। उसमें एक खास तरह की स्याही थी जो सिर्फ महल के पुराने दफ्तर में इस्तेमाल होती थी। बीरबल ने सिर उठाया। फतेह खां जी, ये कागज बाहर नहीं, भीतर तैयार हुआ है। फतेह खां के चेहरे का रंग बदल गया। महल के भीतर? हाँ, और जब तक हम ये नहीं जान लेते कि किसने लिखा, तब तक असली खेल पकड़ में नहीं आएगा। फतेह खां ने बेचैनी से इधर उधर देखा। तो अब क्या करेंगे? बीरबल ने कहा, अब हम उस आदमी को खुद बाहर बुलाएंगे। रात गहरी होने लगी। महल में खबर पहुंची कि शहर में हलचल मची हुई है। अकबर तक बात पहुंची। कुछ ही देर में बीरबल को तख्ते आम पर बुलाया गया। दरबार एक बार फिर जमा था, मगर इस बार हंसी नहीं थी। सबके चेहरों पर गंभीरता थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनकी आंखें सीधे बीरबल पर थीं। तो आखिर चल क्या रहा है? अकबर ने पूछा। तुमने शहर में मजाक का ऐलान किया, फिर गड़बड़ी उठी, फिर गुप्त मुहर मिली, फिर एक आदमी पकड़ा गया। अब मुझे साफ साफ बताओ। बीरबल ने झुककर सलाम किया।
जहां पनाह, मजाक तो बस बहाना था। अकबर की भौहें चढ़ गईं। बहाना किस बात का? इस बात का कि कोई शहर की सुरक्षा से खेल रहा है। दरबार में सरसराहट हुई। अकबर ने कहा, कैसे? बीरबल ने एक एक कर सारी बातें सुनाई। नकली फरमान, शहर में भीड़ जुटाने की योजना, ऊपर की छत पर खड़ी छाया, रिकॉर्ड में बदलाव और मुहर की बनावट। सब सुनकर अकबर का चेहरा और कठोर हो गया। ये काम किसी बाहरी लुटेरे का नहीं लग रहा। नहीं जहां पनाह, बीरबल बोला, ये काम किसी ऐसे का है जिसे महल के भीतर की बातें पता हैं। दरबार में बैठे कुछ लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। हर आंख अब हर चेहरे को तौल रही थी। अकबर ने कहा, किस पर शक है तुम्हें? बीरबल एक पल रुका, फिर बोला, मुझे शक उन लोगों पर है जिनकी नज़र हमेशा नीचे रहती है और हाथ ऊपर के आदेशों पर। अकबर ने समझ लिया कि मामला गंभीर है। नाम लो। बीरबल ने कहा, अभी नाम नहीं, पहले मौका। अगर अभी नाम लिया तो असली गद्दार सावधान हो जाएगा। अकबर ने सीट की बांह पकड़ी। तो फिर उसे कैसे पकड़ोगे? बीरबल की आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई, उसी मजाक से जहां पनाह जिससे उसने पूरे शहर को हिलाने की कोशिश की थी। अकबर चौंके। और वो कैसे? बीरबल ने कहा, कल सुबह मैं फिर शहर के चौक में जाऊंगा। वहां सार्वजनिक रूप से घोषणा करूंगा कि गद्दार को पहचान लिया गया है। फिर मैं एक नकली नाम लूंगा। जो आदमी घबरा जाएगा वही असली होगा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। किसी को ये योजना खतरनाक लगी, किसी को चतुर। अकबर ने गहरी सांस ली। और अगर वो नहीं घबराया? बीरबल मुस्कुराया, तो वो इतना धीरज वाला होगा कि उसे पकड़ने के लिए हमें और बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, कल वही होगा जो तुम कहो। लेकिन एक बात याद रखना बीरबल, अगर ये षड्यंत्र दरबार के भीतर का निकला तो उसका असर पूरे राज्य पर पड़ेगा। बीरबल ने सिर झुकाया। इसलिए तो मैं हंसी को हथियार बना रहा हूं जहां पनाह। अगली सुबह शहर में फिर हलचल थी, लेकिन इस बार भीड़ हंसी के लिए नहीं, खबर के लिए जमा हो रही थी। सबने सुना था कि बीरबल आज किसी गद्दार का नाम लेगा। हर गली, हर दुकान, हर चौक पर सिर्फ उसी की चर्चा थी। लोग अनुमान लगा रहे थे कि कौन पकड़ा जाएगा। कोई कह रहा था कि दरोगा फतेह खां ही शक के घेरे में है। कोई कह रहा था कि शायद कोई व्यापारी हो। कोई कह रहा था कि शायद वो छत पर खड़ा आदमी कोई बाहरी दुश्मन था। अफवाहें इतनी थीं कि सच कहीं खो गया था। बीरबल फिर से उसी चौक में पहुंचा। वही जगह जहां कल हंसी की नदी बह रही थी, अब एक तनाव की नदी बन गई थी। उसने मंच पर चढ़ते ही चारों तरफ देखा। भीड़ पहले से दोगुनी थी। छतें भरी थीं, गलियां भरी थीं, लोग दूर दूर तक खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो शहर सांस रोककर सुनने आया हो। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, कल मैंने कहा था कि जो सबसे जोर से हंसेगा वही सबसे पहले चुप कर आया जाएगा। आज मैं कहता हूं कि जो सबसे जोर से इनकार करेगा वही सबसे पहले पकड़ा जाएगा। भीड़ में बेचैनी बढ़ गई। फिर उसने कहना शुरू किया, गद्दार का नाम मेरे पास है। हर कोई खामोश। उसका काम है शहर की नजर चुराना। सन्नाटा। वो महल के भीतर की मोहरे पहचानता है। कुछ लोगों ने सांस रोकी। वो दरबार की भाषा जानता है। अब कई लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, और वो आज यहां भी मौजूद है। अब तो कुछ लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। बीरबल ने एक कागज निकाला। मैं नाम पढ़ूंगा। एकदम सन्नाटा। हवा भी जैसे रुक गई। किसी ने खांसा तक नहीं। बीरबल ने जानबूझकर कागज को देर तक देखा, फिर बोला, नाम है राजदास। भीड़ में एक हल्का सा उछाल आया। कुछ लोगों ने गर्दन घुमाई। एक व्यक्ति अचानक पीछे हटा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कोई और नहीं बल्कि महल के लेखा विभाग का वरिष्ठ सहायक था, जो कई बार अकबर के पास दस्तावेज लेकर आया था। उसने घबराकर कहा, ये झूठ है। बीरबल ने उसकी ओर देखा। अच्छा, फिर इतना डर क्यों? राजदास हकलाया, डर तो नाम सुनकर किसी को भी लग सकता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सच है, मगर तुम्हें नाम सुनकर नहीं, खुद के नाम से डर लगा है। ये सुनते ही कुछ सिपाही उसकी तरफ बढ़े। राजदास ने अचानक अपनी जेब में हाथ डाला और पीछे मुड़कर भागा। चौक में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर हटे। सिपाही उसके पीछे दौड़े। बीरबल भी मंच से उतर पड़ा। भागते हुए राजदास भीड़ में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीरबल ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वो किधर जाएगा। उसने फतेह खां को एक और इशारा किया। फतेह खां पहले से तैनात सिपाहियों के साथ पीछे के रास्ते पर पहुंच गया।
राजदास ने उधर से निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां जाल बिछ चुका था। वो लौटकर मुख्य गली में आया। तभी एक बुजुर्ग महिला ने उसकी चादर खींच ली। वो लड़खड़ाया और गिर पड़ा। सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। भीड़ में शोर मच गया। लोग चिल्लाए, पकड़ा गया, पकड़ा गया। राजदास हाथ पैर मारते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल उसके सामने खड़ा हो गया। तो फिर वो मुहर किसकी थी? राजदास का चेहरा सख्त पड़ गया। उसने भयानक नजर से बीरबल को देखा। तुमने चाल चली? हां, बीरबल ने कहा। और तुमने उससे भी बड़ी चाल चली थी। राजदास हंसा, लेकिन उसकी हंसी में अब कोई आत्मविश्वास नहीं था। तुम समझते हो मुझे पकड़ लिया? असली खेल तो अभी शुरू होना है। भीड़ फिर कांप गई। बीरबल ने पूछा, असली खेल? राजदास ने होंठ भींचे। तुमने एक आदमी पकड़ा, एक मुंशी पकड़ा, एक मोहरा पकड़ा, मगर उसने जो मोहर तुम्हें दिखाई वो सिर्फ एक संकेत था। असली आदेश तो अब भी जारी हो रहा है। बीरबल की आंखें तेज हो गईं। किसके द्वारा? राजदास ने हंसते हुए कहा, तुम्हें अब भी नहीं समझ आया? जिस हंसी को तुमने हथियार बनाया, उसी हंसी के नीचे पूरा शहर गिरने वाला है। यह सुनते ही बीरबल के चेहरे पर पहली बार कोई शंका नहीं, बल्कि गहरी चिंता आई। वो समझ गया कि राजदास सिर्फ बड़ा आदमी नहीं, किसी बड़े और खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा है। उसने फौरन पूछा, तो वो छत पर खड़ा आदमी कौन था? राजदास ने जवाब देने से पहले एक लंबी सांस ली। फिर धीमे स्वर में बोला, वो तुम्हारे बहुत करीब है। भीड़ एकदम पत्थर हो गई। बीरबल का दिल भीतर एक पल के लिए थमा, लेकिन बाहर उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने पूछा, कौन? राजदास ने आंखें उठाईं। अगर मैं नाम लूंगा तो आज की रात किसी और की रात नहीं रहेगी। बीरबल ने सख्ती से कहा, नाम लो। राजदास मुस्कुराया, नहीं, पहले मुझे सुरक्षा चाहिए। फतेह खां ने झपटकर उसकी गर्दन पकड़ी। तू शर्तें रखेगा? बीरबल ने हाथ उठाकर उसे रोका, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, ठीक है, सुरक्षा मिलेगी, लेकिन पहले सच। राजदास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उस छत पर खड़ा आदमी महल का ही एक विश्वास पात्र था। वो वही है जो अकबर के पास सबसे कम बोलता है और सबसे ज्यादा सुनता है। ये सुनते ही दरबार, शहर, चौक, भीड़, सबकी कल्पना में अलग अलग शक पैदा होने लगे। बीरबल ने आंखें सिकोड़ लीं। कोई बेहद करीबी व्यक्ति, कोई ऐसा जो हमेशा उपस्थित रहता है मगर कभी चर्चा में नहीं आता। राजदास ने फुसफुसा कर कहा, और अगर तुम आज ही न रोके तो कल सुबह शहर के दक्षिणी दरवाजे खुलेंगे, बिना युद्ध के। अब बीरबल को असली झटका लगा। शहर के दक्षिणी दरवाजे यानी अंदरूनी मिली भगत, एक बड़ा अभियान। कोई सेना नहीं, कोई हमला नहीं, बल्कि भीतर से दरवाजा खोलने की योजना। उसने तुरंत पूछा, दरवाजा किसके लिए? राजदास ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। उनके लिए जो सोचते हैं कि हंसी से दुनिया बदली जा सकती है। ये कहकर वो चुप हो गया। फतेह खां ने झल्ला कर कहा, अब क्या बकवास है ये? लेकिन बीरबल ने उसे रोका। वो समझ गया था कि राजदास ने आधा सच कहा है और आधा छिपाया है। फिर भी इतना काफी था। उसने आसपास की भीड़ को देखा। लोग सहम गए थे। कई चेहरों पर डर था, मगर साथ ही एक नई जिज्ञासा भी थी। किसने शहर को इस तरह जाल में फंसाया? कौन था वो नजदीकी आदमी? और क्या दक्षिणी दरवाजा सचमुच खुलने वाला था? अकबर को तुरंत सूचना भेजी गई। शहर में पहरे 2 गुने कर दिए गए। दक्षिणी दरवाजे पर भारी गश्त बैठाई गई। लेकिन रात होते होते एक और गुप्त खबर आई। पहरेदारों ने बताया कि एक अजनबी व्यक्ति किले की दक्षिणी दीवार के पास देखा गया, जो दीवारों के निशान गिन रहा था। जब पकड़ने गए, वो अंधेरे में गायब हो गया। उसके पीछे सिर्फ गीली मिट्टी पर बने पैरों के निशान बचे और एक टूटा हुआ काला धागा। बीरबल ने वो धागा देखा। उसे देखते ही वो समझ गया कि छत वाला आदमी कोई साधारण छिपा हुआ आदमी नहीं था। वो शहर के भीतर के किसी ऐसे समुदाय से जुड़ा था जिसकी पहचान गुप्त संकेतों से होती थी। काला धागा, नकली मुहर, रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और हंसी का बहाना, ये बहुत बड़ा खेल था। उस रात बीरबल सोया नहीं। वो महल के एक छोटे कमरे में बैठा कागजों को फैलाकर देखता रहा। कभी नकली मुहर, कभी पुराने रजिस्टर, कभी शहर का नक्शा। फिर अचानक उसकी नज़र एक लाइन पर ठहर गई
महल के एक पुराने कर्मचारी की एंट्री। नाम था कन्हैया लाल, जो वर्षों पहले दक्षिणी दरवाजे के निर्माण में शामिल था। उसी के दस्तखत हर स्थान पर थे। बीरबल ने दस्तखत देखे और फिर एक बात साफ हुई, जो आदमी सबसे कम बोलता है, सबसे ज्यादा सुनता है और हर दरवाजे की जानकारी रखता है, वो कोई और नहीं, पुराना दरबारी लेखाकार नहीं, बल्कि महल का ही दरवाजा रक्षक मुखिया हो सकता है। अगली सुबह बीरबल सीधे दक्षिणी दरवाजे पर पहुंचा। वहां अकबर के आदेश से पहरा बढ़ा दिया गया था। हर सिपाही सावधान खड़ा था। बीरबल ने दरवाजे की मिट्टी देखी। वहां से किसी ने कुछ देर पहले चुपचाप आने जाने की कोशिश की थी। उसने दीवार की दरारों पर हाथ फिराया, फिर अचानक उसकी उंगलियां एक छोटी सी खूंटी से टकराईं। उस खूंटी में काले धागे का एक टुकड़ा बंधा था। उसने फौरन पुकारा, फतेह खां। जी, यहां रात में कोई अंदर आया था। फतेह खां घबरा गया। तो मतलब हमला तय है? बीरबल ने सिर हिलाया। हमला नहीं, घुसपैठ। कोई रास्ता खोलने आया था। फतेह खां ने पूछा, कौन? बीरबल ने दीवार के पास झुकते हुए कहा, वही जिसे मैं कल पहचानने वाला हूं। कल क्यों? बीरबल ने सीधे खड़े होकर कहा, क्योंकि आज वो खुद मेरे पास आएगा। फतेह खां ने हैरानी से उसे देखा। तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि जो आदमी शहर का सबसे बड़ा गुप्त खेल रचता है, वो हमेशा एक बार अपनी जीत देखने जरूर आता है। उस शाम अकबर को एक और अजीब पत्र मिला। बिना नाम, बिना मुहर, सिर्फ 4 पंक्तियां लिखी थीं। उसमें लिखा था कि कल नगर के सबसे बड़े चौराहे पर असली मजाक का पर्दाफाश होगा। अगर बादशाह चाहें तो वे अकेले आएं। पत्र देखकर अकबर क्रोधित हुए, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही तो उसकी गलती है। वो सोचता है कि वो आपको अलग कर सकता है, लेकिन असली खेल भीड़ का है और असली गवाह भीड़ होगी। अकबर ने सख्ती से कहा, तुम्हें लगता है वो फिर कुछ कर गुजरेगा? बीरबल ने कहा, हाँ, और इस बार वो अपना चेहरा भी दिखाएगा। अगली सुबह चौक फिर भर गया, लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। हंसी के बजाय डर था, उत्सुकता के बजाय संदेह था। हर कोई तैयार था कि कोई बड़ा नाम निकलेगा। बीरबल मंच पर आया तो उसने साफ कहा, आज जो होने वाला है उसमें सिर्फ एक गद्दार नहीं, एक पुराना सच भी सामने आएगा। अकबर साथ खड़े थे, उनके आसपास 2 वफादार अंगरक्षक, फतेह खां पीछे। भीड़ सांस रोककर देख रही थी। तभी भीड़ के बीच से एक वृद्ध व्यक्ति आगे बढ़ा। साधारण कपड़े, सफेद दाढ़ी, आंखों में थकान। उसने सिर उठाया और कहा, अब बहुत खेल हो चुका बीरबल। बीरबल की आंखें सिकुड़ी। वो उस आवाज को पहचान गया। वो वही व्यक्ति था जिसने बीते कई वर्षों में महल के दस्तावेजों को बार बार छुआ था। वो था दरबार का पुराना निरीक्षक सलामत खां, जिसे हर कोई सम्मान देता था, क्योंकि वो लंबे समय से काम कर रहा था और किसी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं सुना था। अकबर ने चौंक कर कहा, सलामत खां? भीड़ में कानाफूसी फैल गई। सलामत खां ने धीरे धीरे कहा, मुझे मजबूर किया गया था। मैंने कुछ कागज बदले, कुछ रास्तों की जानकारी दी, मगर मैं गद्दार नहीं हूं। बीरबल ने कहा, तुम्हें गद्दार बनने की जरूरत नहीं थी, बस रास्ता दिखाना था। सलामत खान ने गहरी सांस ली। और तुमने मुझे पकड़ने के लिए ये मजाक रचा? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, तुम खुद इस मजाक के भीतर आए। सलामत खान ने धीरे से पूछा, तो तुम जानते हो असली आदमी कौन है? बीरबल ने उसकी आंखों में देखा, जानता हूं। नाम? भीड़ में सन्नाटा। बीरबल ने एक पल रुककर कहा, दरबार का प्रधान मोहरदार यूसुफ अली। ये नाम सुनते ही एक तेज खलबली मच गई। कई लोग चौंक गए, कुछ ने मुंह ढक लिया। अकबर के चेहरे पर गहरी हैरानी छा गई। यूसुफ अली, जो वर्षों से मोहरों का प्रभारी था, जो हर फरमान पर अंतिम चिन्ह लगाता था, जो सबसे कम बोलता था, सबसे शांत था और सबसे विश्वसनीय माना जाता था। भीड़ के भीतर से यूसुफ अली हिला नहीं, वो बस वहीं खड़ा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। फिर उसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया। बीरबल, उसने कहा, आखिरकार तुम मुझे समझ ही गए। दरबार और चौक दोनों में मानो बिजली दौड़ गई। अकबर ने एकदम कठोर स्वर में पूछा, यूसुफ अली, ये क्या सुन रहा हूं? यूसुफ अली ने झुककर सलाम किया। जहां पनाह, ये वही सुन रहे हैं जो बहुत पहले सुन लेना चाहिए था। फतेह खां ने तलवार खींची। धोखेबाज! यूसुफ अली ने हंसकर कहा, धोखा? नहीं, मैं तो बस उस दरवाजे का तालाबंद चाबी वाला हूं जिसे सब सही समझते रहे। बीरबल ने कंधे सीध कर लिए। तो ये सब तुमने कराया? यूसुफ अली ने कहा, हाँ, शहर को हंसी में उलझाकर पहरे कमजोर करने का काम, नकली मोहरे, रजिस्टर दलना, दक्षिणी दरवाजे की नाप लेना
और वो छत वाला आदमी भी मेरा ही भेजा हुआ था। बीरबल ने तुरंत पूछा, किस लिए? यूसुफ अली की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। क्योंकि कुछ लोग राज्य को गिराना नहीं चाहते बीरबल, वे उसे बदलना चाहते हैं। अकबर ने गरज कर कहा, क्या बक रहे हो? यूसुफ अली ने उसकी ओर देखा। जहां पनाह, आप जानते हैं कि महल के भीतर बहुत से लोग बदलाव से डरते हैं। कुछ लोग पुराने नियमों में जीते हैं, कुछ नए रास्ते चाहते हैं। मैं उसी रास्ते का हिस्सा हूं। बीरबल समझ गया कि वो सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं था, बल्कि एक राजनैतिक षड्यंत्र का हिस्सा था। मगर उसने जल्दी से एक और प्रश्न दागा, और शहर में हंसी क्यों? यूसुफ अली मुस्कुराया, क्योंकि हंसता हुआ शहर पहरेदारों को कमजोर कर देता है। लोग मजे में रहते हैं तो ध्यान कम होता है, और सबसे बड़ी बात, कोई उस पर शक नहीं करता जिसे सब मनोरंजन समझते हैं। बीरबल ने तुरंत कहा, तो तुम्हारा छत वाला आदमी सिर्फ दिखावा था और असली काम शहर के बीच से हो रहा था। बिल्कुल। अकबर की मुट्ठियां कस गईं। तुमने शहर को दहशत में डाला। यूसुफ अली ने कंधे उचकाए। दहशत नहीं, अवसर। बीरबल ने तीखे स्वर में कहा। किसके लिए अवसर? यूसुफ अली ने एक गहरी सांस ली, फिर उसका चेहरा बदल गया। उनके लिए जो महल से बाहर इंतजार कर रहे हैं। वे लोग जो मानते हैं कि दरबार में बैठने वाले लोग जनता की आवाज सुनने के लायक नहीं। वे लोग जो मानते हैं कि अगर शहर डर जाए तो उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुमने लोगों की जान से खेला। यूसुफ अली ने तिरस्कार से कहा, राज्य चलाने के लिए कभी कभी खेल खेलना पड़ता है। बीरबल तुरंत बीच में आया। नहीं, राज्य चलाने के लिए विश्वास चाहिए, और तुमने वही तोड़ा है। इस पर यूसुफ अली जोर से हंसा। विश्वास? बीरबल, तुमने भी तो मजाक के जरिए ही लोगों को जोड़ा था। हाँ, बीरबल ने कहा, पर मैंने हंसी से जोड़ा था, डर से नहीं। ये सुनकर यूसुफ अली क्षण भर के लिए चुप हुआ। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी धातु की सुई निकाली और उछालकर नीचे गिरा दी। उसी पल चौक के किनारों पर छिपे कुछ आदमी अचानक हरकत में आए। उनमें से दो ने धुआं छोड़ने वाले बर्तन फोड़े। चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया। लोग चीखने लगे। कुछ को कुछ दिखाई नहीं दिया। अफरा तफरी फिर मच गई। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, सब लोग नीचे झुको। फतेह खां, दरवाजा बंद करो। लेकिन यूसुफ अली भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश कर चुका था। फतेह खां ने उसके पीछे दौड़ लगाई, पर धुएं और हाहाकार में वो ओझल हो गया। बीरबल ने मंच से उतरकर एक सिपाही का हाथ पकड़ा। उस तरफ नहीं, बाईं गली में जाएगा। तुम्हें कैसे पता? वही रास्ता जहां उसका असली आदमी छिपा है। वे दोनों बाईं गली की ओर दौड़े। धुआं कम हुआ तो बीरबल ने एक और संकेत देखा, मिट्टी में रगड़े हुए जूते के निशान और एक गिरा हुआ लाल धागा। वो रुक गया। रुको, फतेह खां हांफते हुए बोला। क्यों? बीरबल ने जमीन पर इशारा किया। वो सीधे भागा नहीं, उसने किसी से मिलने के लिए मुड़ना था। किससे? बीरबल ने ऊपर देखा। गली के अंत में एक पुराने बंद मकान की खिड़की के पीछे एक परछाई हिली, बहुत हल्की, बहुत तेज, जैसे किसी ने उनके आने का अंदाजा कर लिया हो। बीरबल फौरन बोला, वहां। वे दोनों दौड़े। दरवाजा अंदर से बंद था। फतेह खां ने लात मारी। दरवाजा टूट गया। अंदर अंधेरा था, धूल थी, एक पुराना कमरा था और फर्श पर बिखरे हुए कागज। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे के बीच में एक कुर्सी पड़ी थी और उस पर एक छोटा सा बच्चा बैठा था, जिसके हाथ बंधे थे। बीरबल का दिल धक से रह गया। ये बच्चा? बच्चा डर के मारे कांप रहा था। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल उसके पास झुका। तुम हरिनाथ का बेटा हो? बच्चे ने सिर हिलाया। फतेह खां गुस्से से भर उठा। इन लोगों ने इसे यहीं छिपाया था? लेकिन कमरे में और कोई नहीं था। न यूसुफ अली, न राजदास, न छत वाला आदमी। सिर्फ खालीपन, कुछ कागज और एक जलती हुई छोटी लोहे की अंगीठी जिसमें अभी अभी आग बुझी थी। बीरबल ने फर्श पर एक कागज देखा। उसने उठाया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, असली मजाक तो अभी भी बाकी है। बीरबल की गर्दन में रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। बाहर से घोड़ों की आवाज आई, फिर कई कदम, फिर एक परिचित सा स्वर। बीरबल, अगर अब भी समझदारी से काम लोगे तो ये बच्चा सुरक्षित रहेगा। ये आवाज यूसुफ अली की नहीं थी। ये आवाज कहीं ज्यादा करीब और कहीं ज्यादा खतरनाक थी। बीरबल ने आंखें संकुचित की। वो आवाज वो जानता था। वो आवाज उस व्यक्ति की थी जो अकबर के सबसे निजी दफ्तर तक आ जा सकता था, जो अक्सर बिना नाम के पत्र पहुंचाता था और जो महल की सीढ़ियों और हर रोज दिखाई देता था। और तभी बाहर से एक और आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ।
मैंने कहा था ना बीरबल, शहर ने अभी सिर्फ हंसी सुनी है, अब उसका असली चेहरा देखो। बीरबल का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि इस बार आवाज छत वाले आदमी की नहीं थी। ये आवाज दरबार के भीतर के उस व्यक्ति की थी जिस पर किसी ने कभी शक ही नहीं किया था। और तभी सामने वाले अंधेरे कोने से एक चिर परिचित से लूट बाहर आया, जिसे देखकर बीरबल भी एक क्षण के लिए चुप हो गया। कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। असली चौंकाने वाला चेहरा अब सामने आने वाला था, और जिस राज ने पूरे शहर को हंसते हंसते चुप कराया था, वो अब सीधे महल की जड़ों तक पहुंच चुका था। जय बीरबल लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करना, और इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बाद में फिर कहना। अंधेरे कोने से जो आदमी बाहर निकला, उसे देखकर बीरबल एक पल के लिए भी हिला नहीं, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक आई वो साफ बता रही थी कि सामने वाला कोई साधारण दरबारी नहीं है। उसकी चाल धीमी थी, मगर आत्मविश्वास ऐसा जैसे वो पहले से जानता हो कि इस कमरे में कौन कौन खड़ा है और किसके चेहरे पर क्या भाव आएंगे। उसके कंधे पर हल्के रंग का अंगवस्त्र था, दाढ़ी करीने से कटी हुई थी, और आंखों में वो ठंडापन था जो लंबे समय तक राजों के बीच रहने से आता है। फतेह खां ने तुरंत तलवार सीधी कर ली। तू? आदमी ने हल्की हंसी हंसी, फिर दोनों हाथ उठाकर कहा, तलवार नीचे रखो फतेह खां, अभी किसी को मारने का समय नहीं आया। बीरबल ने ध्यान से उसकी ओर देखा। तो आखिर तुम भी इस खेल में थे? उस आदमी ने सिर झुकाया, जैसे कोई पुराना परिचित सामने आ गया हो। खेल? नहीं बीरबल, ये तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। तुमने बस आज पहली बार उसकी आवाज सुनी है। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ उस आदमी के चेहरे को देखा और धीरे धीरे पहचानने की कोशिश की। फिर अचानक जैसे स्मृति की कोई खिड़की खुली। ये वही था जो अक्सर अकबर के कक्ष के बाहर सलाह के लिए खड़ा रहता था, वही जो बहुत कम बोलता था, पर जब बोलता तो हर बात मापा हुआ निकलती, वही जो दरबार में किसी भी चर्चा के समय सबसे पीछे बैठता और सबसे ज्यादा सुनता। उसका नाम था मीर सईद, राजमहल का पुराना अभिलेख निगर, जिसका काम दस्तावेजों की जांच और दरबार के पुराने रिकॉर्ड संभालना था। बीरबल ने एकदम साफ स्वर में कहा, मीर सईद तो छत वाला आदमी नहीं, असली धागा तुम थे। मीर सईद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धागा नहीं, सुई कहो, धागा तो बहुत पहले बुना जा चुका था। फतेह खां समझ नहीं पा रहा था कि यह व्यक्ति कब अंदर आया, कैसे आया और क्यों अब तक पकड़ में नहीं आया, तो यहां क्या कर रहा था। मीर सईद ने बच्चे की ओर देखा, फिर फर्श पर पड़े कागजों की तरफ। जो लोग सत्ता की दीवारों में दरारें बनाते हैं, वे हमेशा ऐसे कमरों में आते हैं जहां कोई उन्हें खोजता नहीं। मैं बस देखने आया था कि क्या बीरबल सचमुच उतना तेज है जितना लोग कहते हैं। बीरबल ने कहा, और अब मीर सईद ने धीमे स्वर में कहा, मुझे पता चल गया कि तुम वाकई तेज हो, लेकिन तेज होना और समय पर पहुंच जाना दोनों अलग बातें हैं। बीरबल ने बच्चे के पास झुककर उसके बंधन खोलने शुरू किए। तुम्हें इस बच्चे से क्या चाहिए था? मीर सईद ने कंधे उचकाए। कुछ नहीं, ये तो बस एक संदेश था। संदेश? फतेह खां ने गुस्से से पूछा। हाँ, मीर सईद बोला, एक ऐसा संदेश जो हर पिता सुन सके जब वो डर के साथ समझौता कर ले। हरिनाथ ने रिकॉर्ड बदले क्योंकि उसका बेटा उसके पास नहीं था। सलामत खान ने रास्ते बताए क्योंकि उसे अपनी नौकरी प्यारी थी। राजदास ने भी यही किया, सब ने किया। सब ने सोच लिया कि अगर वे थोड़ा थोड़ा झुकेंगे तो बच जाएंगे। बीरबल ने सिर उठाया, और तुम उन्हें जोड़कर पूरा जाल बना रहे थे। मीर सैयद की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। पूरा नहीं बीरबल, बस इतना कि जब शहर अपनी हंसी में मग्न हो तो उसके दरवाजे हल्के हों और उसके लोग भरोसे में कमजोर। फतेह खां ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, यही कारण है कि तुमने शहर को मजाक में उलझाया। मीर सैयद ने हौले से कहा, मजाक नहीं, झांसा, और मजाक की ताकत भी यही है कि लोग हंसते हंसते सतर्क होना भूल जाते हैं। बीरबल ने बच्चे के हाथ खोल दिए। बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, अब मैं घर जा सकता हूं? बीरबल ने उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, हाँ अभी, बाहर जाकर सीधे पहरेदार को बताना कि तू बच गया है। मीर सैयद ने दोनों को देखा और बोला, वाह, तुमने फिर इंसानियत दिखा दी बीरबल। इंसानियत नहीं, बीरबल ने कहा, तमीज़। बच्चे को सज़ा देना आसान है, सच का रास्ता समझाना मुश्किल। मीर सैयद ने धीरे से ताली बजाई। यही तुम्हारी समस्या है, तुम हर बात को दिल से लेते हो। बीरबल ने उठकर उसकी आंखों में देखा
और तुम हर बात को दरवाजे से। मीर सईद की हंसी अचानक रुक गई, जैसे उसे पहली बार जवाब मिला हो जो उसे पसंद नहीं आया। बाहर से घोड़ों के टापों की आवाज आई। लगता था सिपाही इधर पहुंच रहे हैं। मीर सईद ने एक झलक दरवाजे की तरफ देखी, फिर बोला, तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश कर ली, अब देखो मैं क्या करता हूं। बीरबल बोला, जो कर सकते हो कर लो, अब ये कमरा बंद हो चुका है। मीर सईद ने धीमे से कहा, बंद कमरों में ही सबसे बड़ा खेल खेला जाता है बीरबल। अचानक उसने अपनी कमर से एक छोटी सी धातु की नलिका निकाली और फर्श पर दे मारी। उसमें से काला सा धुआं निकला, लेकिन पहले जैसा सफेद धुआं नहीं, बल्कि गाढ़ा, तीखा, आंखों को जलाने वाला धुआं। फतेह खां ने गाली दी और खांसने लगा। बीरबल ने तुरंत बच्चे को दीवार के पास धकेला और खुद मुंह ढक लिया। मीर सईद उस धुएं में पीछे की तरफ मुड़ा, जहां कमरे की दीवार पर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी लगी थी। बीरबल ने देखा कि वो सिर्फ अलमारी नहीं, बल्कि दीवार में छिपाए गुप्त दरवाजा था। रुको, बीरबल चिल्लाया। लेकिन धुआं इतना घना हो चुका था कि मीर सईद पहले ही उस गुप्त द्वार से निकल गया। फतेह खां ने खांसते हुए अलमारी की तरफ लात मारी, मगर दरवाज़ा खुला था और भीतर सिर्फ अंधेरा। अगले ही पल बाहर दौड़ते सिपाहियों की आवाज़ आई। वे अंदर घुसे, दो ने बच्चे को बाहर ले लिया और एक ने पानी लाकर धुआं कम किया। जब कमरा साफ हुआ तब तक मीर सईद गायब था। फतेह खां गुस्से से भर गया, अब ये नहीं बचेगा। बीरबल ने जमीन पर पड़ी राख को देखा। धुएं के साथ कुछ काले रेशे भी गिरे थे जो धागे की तरह दिख रहे थे। उसने उन्हें उठाया और गौर से परखा। फिर अचानक उसे एक बात याद आई। काले धागे, छत वाला आदमी, नकली मोहर, गुप्त दरवाज़ा, ये सब किसी एक गुप्त समूह की पहचान लग रही थी। कोई ऐसा संगठन जो अंदरूनी लोगों को साधारण लालच या डर से नहीं, बल्कि किसी बड़े आदर्श या दबाव से चलाता हो। बीरबल ने धीरे से कहा, यह सिर्फ मीर सईद नहीं था। फतेह खां ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने कहा, वो अकेला नहीं है, वो तो बस चेहरा है। फतेह खां ने दांत पीस लिए, तो असली सिर कहाँ है? बीरबल ने बाहर निकलते हुए कहा, उसी जगह जहां हर दरबारी को बिना शक के जगह मिलती है। वे तेजी से बाहर आए। गलियारे में सिपाही दौड़ते हुए मिल गए। बाहर से हड़बड़ी की आवाजें आ रही थीं। किसी ने बताया कि दक्षिणी दरवाजे के पास दो संदिग्ध देखे गए हैं। किसी ने कहा कि एक गाड़ी महल के पीछे के रास्ते से निकली है। किसी ने यह भी कहा कि कुछ दस्तावेज दफ्तर से गायब हैं। ये सब एक साथ सुनकर अकबर की कठोर आंखें और तीखी हो गईं। कुछ ही देर में बीरबल को सीधे अकबर के सामने ले जाया गया। दरबार फिर जमा था, लेकिन इस बार माहौल उत्सव का नहीं, युद्ध का था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनके बगल में दो वरिष्ठ अमीर खड़े थे। मीर सईद की भागने की खबर अभी पहुंची थी। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। मीर सईद कहाँ है? अकबर की आवाज में क्रोध कम, निराशा ज्यादा थी। बीरबल ने सलाम किया। वो बच निकल गया जहां पना, लेकिन अब उसके पास छिपने की जगह कम है। अकबर ने भौहें तान ली। तो फिर बताओ, मैं किस पर भरोसा करूं? दरबार में एकदम खामोशी छा गई। बीरबल ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, जहां पना, भरोसा अब नामों पर नहीं, आदतों पर कीजिए। आदतों पर? हां, जो आदमी हर समय चुप रहता है वो जरूरी नहीं वफादार हो, और जो आदमी हर बात पर मुस्कुराता है वो भी हमेशा मित्र नहीं होता। असली संकेत उनकी आदतों में है। कौन किस दरवाजे से आता है, किस कागज को पहले देखता है, कौन किस खबर पर सबसे कम चौंकता है। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। तुम कहना चाहते हो कि दरबार में और लोग हैं? हां, बीरबल बोला, और इस बार वे बाहर से नहीं, भीतर से काम कर रहे हैं। दरबार में खड़े अमीरों में हलचल हुई। कुछ ने जल्दी जल्दी एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने अपनी सफाई देने के लिए मुंह खोला, लेकिन अकबर ने कठोर दृष्टि से सबको रोक दिया। तभी पीछे की कतार में खड़े एक युवक ने आगे बढ़ने की कोशिश की। वो महल का दफ्तरी मुंशी था। नाम था अनवर। उसके हाथ कांप रहे थे। बीरबल ने उसे देख लिया। रुको। अनवर रुक गया। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। तुम क्या लेकर जा रहे हो? अनवर हकलाया। मैं तो बस कागज दिखाओ। उसने कांपते हाथों से एक लपेटा हुआ कागज निकाला। बीरबल ने उसे खोला। उसमें दक्षिणी दीवार के पास के पहरे का बदलता समय लिखा था, साथ ही एक छोटी सी निशानी, वही काला धागा। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या है? उन्होंने कड़क कर पूछा। अनवर नीचे देखने लगा। मैं सिर्फ पहुंचा रहा था, बीरबल ने सख्त आवाज में कहा। किसके लिए? अनवर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे कहा गया था कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरी बहन। फिर से एक और मजबूर आदमी। बीरबल को अब समझ आ गया था कि ये जाल सिर्फ लोभ से नहीं,
डर से भी बुना गया है। लोगों को अलग अलग जगहों से काटा गया था ताकि वे एक दूसरे को ना जाने और सच एक साथ बाहर ना आए। अकबर की आवाज़ भारी हो गई। ये शहर के साथ खेल है या राज्य के साथ? बीरबल ने साफ कहा, दोनों के साथ जहां पनाह। और ये खेल वही जीतना चाहता है जिसे नियमों से नहीं, अंधेरे से काम लेना आता है। उस समय दरबार के दाईं ओर खड़े एक पुराने सलाहकार ने धीरे से खांसा। उसका नाम था कामरुद्दीन। सब उसे वर्षों से जानते थे। वो वजीर के कार्यालय में बैठता था, पत्रों की छटाई देखता था और अक्सर शांत स्वभाव का माना जाता था। लेकिन आज वो पहली बार बेचैन दिखा। उसके माथे पर पसीना था। बीरबल की नजर उसी पर ठहर गई। कामरुद्दीन, बीरबल ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? वो झेप गया। कुछ नहीं, बस गर्मी। बीरबल ने एक कदम उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, अजीब बात है, गर्मी सबको लगती है मगर पसीना सिर्फ कुछ चेहरों पर आता है। दरबार चुप हो गया। क्या तुम्हें मीर सईद का कुछ पता है? बीरबल ने पूछा। कामरुद्दीन ने झट से कहा, नहीं। और क्या तुम जानते हो कि गुप्त दरवाजे कौन जानता था? मैं क्यों जानूंगा? क्योंकि दक्षिणी दीवार की मरम्मत के आदेश तुमने ही संभाले थे। अब कामरुद्दीन की गर्दन सख्त हो गई। यह आरोप है? नहीं, बीरबल ने कहा, यह सवाल है और सवाल का जवाब देना मुश्किल है तो समझो बात सही दिशा में जा रही है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कामरुद्दीन? कामरुद्दीन ने फौरन हाथ जोड़ दिए। जहां पना, मैं निर्दोष हूं, मैंने बस कागजों पर दस्तखत किए थे। बीरबल ने उसकी आस्तीन पर लगे छोटे से धूल के निशान पर उंगली रखी। यहां वही काली मिट्टी लगी है जो दक्षिणी दरवाजे के पास थी। तुम वहां गए थे। कामरुद्दीन का चेहरा फट गया। वो पीछे हटा। तभी बीरबल को यकीन हो गया कि उसने सही छुआ है। लेकिन तभी कामरुद्दीन ने अचानक अपनी कमर से एक छोटा चाकू निकाला और आगे झपटा। दरबार में चीख मच गई। अकबर के अंगरक्षक तुरंत आगे आए, लेकिन बीरबल ने एक तरफ छलांग लगाई। चाकू दीवार में जाकर लगा। पकड़ो उसे, अकबर गरजे। कामरुद्दीन भागा, पर बाहर निकलने का रास्ता बंद था। एक अंगरक्षक ने उसे पकड़ लिया। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके हाथ से एक छोटी धातु की कुंजी निकली जो जमीन पर चमक उठी। बीरबल ने तुरंत उसे उठा लिया। कुंजी के ऊपर वही काला धागा बंधा हुआ था। ये किसकी है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कुंजी देखी, फिर बोला, ये किसी कमरे की नहीं, किसी तिजोरी की है। अकबर की भौहें तन गई। किस तिजोरी की? बीरबल ने कुंजी पलट कर देखा। उस पर एक छोटा सा निशान बना था, दरबार के अभिलेखागार का। वही जगह जहां पुराने फरमान, सीमाओं के नक्शे, सैनिकों की गिनती और राजसी मोहरों की प्रतियां रखी जाती थीं। अकबर ने आवाज नीची कर दी। अभिलेखागार। बीरबल ने सिर हिलाया। हाँ जहां पना, असली चीज वहां छिपी है। अकबर खड़े हुए। अभी चलो। कुछ ही देर में सब लोग अभिलेखागार की तरफ बढ़े। भारी दरवाजे खुले। भीतर लकड़ी की अलमारियां थीं, धूल जमी हुई थी और दियों की हल्की रोशनी। बीरबल ने कुंजी से एक छोटी लोहे की पेटी खोली। अंदर कई कागज थे, कुछ नकली मोहरें, एक सूची और एक नक्शा। नक्शे पर शहर के अंदरूनी हिस्सों के नीचे कुछ रेखाएं खींची हुई थीं। ये पुरानी जल निकासी की सुरंगों का नक्शा था। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सुरंगें। बीरबल ने नक्शे को ध्यान से देखा। हाँ, और यही असली रास्ता है। ये लोग लोगों को ऊपर उलझाकर नीचे से घुसने की तैयारी कर रहे थे। फतेह खान ने तुरंत पूछा, कहाँ से? बीरबल ने नक्शे पर उंगली रखी। यहां से, पुराने धर्मशाला के पीछे से। अकबर ने सख्ती से कहा, तो फिर वहां अभी चलो। 1 मिनट जहां पना, बीरबल ने कहा। एक चीज और। उसने पेटी में रखी सूची निकाली। उसमें नाम नहीं थे, बल्कि पद और जिम्मेदारियां थीं। कोई पहरा बदलता था, कोई खाना पहुंचाता था, कोई दस्तावेज ले जाता था, कोई दरवाजों पर नई चाबियां बनवाता था। इन सबके साथ एक ही चिन्ह बार बार था, काला धागा। अकबर ने सूची पढ़ी। ये तो पूरा संगठन है। हाँ, बीरबल बोला, और अब ये साफ है कि वे लोग अंदरूनी रूप से लंबे समय से काम कर रहे थे। अकबर ने गहरी सांस ली। और मीर सैयद, बीरबल ने कहा, मुख्य योजना का चेहरा हो सकता है, लेकिन सिर कोई और है। किसी को ऐसी पहुंच चाहिए थी जो हर दस्तावेज, हर मुहर, हर रास्ते को जोड़ सके। वो पल बीरबल के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उसने सूची को देखा, फिर एक नाम बार बार दोहराया और अचानक उसकी आंखें एक जगह जम गईं। सूची के सबसे नीचे एक छोटे से कोने में एक सांकेतिक हस्ताक्षर था जो किसी अक्षर नहीं बल्कि एक पुराने शाही प्रतीक जैसा था। ये संकेत महल के लेखा प्रमुख या फिर राजकीय मोहरों के प्रधान का ही हो सकता था। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? बीरबल ने बहुत धीमे स्वर में कहा, अब समझ आया। ये सिर्फ सत्ताहत यानी की कोशिश नहीं है,
ये पुराने राज चिन्ह को बदलने का खेल है। अकबर ने सख्ती से पूछा, किसके लिए? बीरबल ने जवाब दिया, किसी ऐसे के लिए जो चाहता है कि अगला फरमान आपकी मोहर से नहीं उसकी मोहर से निकले। ये सुनकर दरबार में ठंड फैल गई। तभी बाहर से शोर उठा। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। जहां पना धर्मशाला के पीछे से घुड़सवार निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सभी रास्ते बंद करो। बीरबल ने नक्शा मोड़कर जेब में रख लिया। चलो, अब उन्हें भागने नहीं देना। वे तेजी से बाहर निकले। रात घिरने लगी थी। शहर के ऊपर गहरा अंधेरा था। चांद आधा निकला था और उसी रोशनी में धर्मशाला के पीछे की गली में हलचल दिख रही थी। कुछ लोग घोड़ों पर थे, कुछ पैदल। एक गाड़ी खड़ी थी जिसके भीतर कुछ बक्से लदे थे। सैनिक जब तक पहुंचते 2 आदमी भागने लगे। एक को फतेह खां ने घेर लिया, दूसरा छत के पीछे से कूदकर गली में गायब हो गया। बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर एक अधखुले दरवाजे पर उसकी नजर गई। वो दौड़ा। अंदर एक पुराना आंगन था और आंगन के बीच में एक कुआं। कुएं के पास एक टूटा हुआ दीपक पड़ा था। बीरबल ने जल्दी से नीचे झांका। कुएं की दीवार पर लकड़ी की एक छोटी सीढ़ी बनी थी, यानी ये कुआं नहीं, नीचे उतरने का रास्ता था। यहां, बीरबल ने पुकारा। फतेह खां और 2 सिपाही दौड़कर आए। बीरबल ने कहा, सुरंग यहीं से है। और अंदर कौन है? बीरबल ने कहा, जिसका नाम अभी तक हमने नहीं लिया। फिर उसने नीचे उतरने की तैयारी की। फतेह खां ने रोका, तुम अकेले? बीरबल ने ऊपर देखा, नहीं, बस सबसे पहले। और वो सीढ़ी से नीचे उतर गया। नीचे घना अंधेरा था। दीवारों से सीलन की बू आ रही थी। पानी टपक रहा था। कुछ ही दूर आगे एक पतला गलियारा था जिसमें मिट्टी के निशान ताजा थे। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पीछे फतेह खां भी उतर आया। दोनों ने मशाल जलाई। सुरंग के किनारे पत्थरों पर उकेरे गए छोटे छोटे निशान दिख रहे थे। वही काले धागे का संकेत। ये किसी गुप्त मार्ग का हिस्सा था जो वर्षों से छिपा हुआ था। अचानक आगे से किसी के कदमों की आवाज आई। बीरबल ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। दीवार के पीछे 2 परछाइयां हिल रही थीं, एक पुरुष की, एक स्त्री की। ये देखकर बीरबल के चेहरे पर हल्की हैरानी आई। वो चुपचाप आगे बढ़ा। फिर उसने सुना। स्त्री की आवाज कांप रही थी, अब और नहीं, बहुत हो चुका। पुरुष ने कठोर स्वर में कहा, पीछे मत हटो, अभी नहीं। बीरबल ने दीवार के पीछे से झांका। वहां मीर सईद खड़ा था और उसके सामने एक बुजुर्ग महिला, जिसे बीरबल तुरंत पहचान नहीं सका, लेकिन उसके कपड़े राजमहल की रसोई की मुख्य प्रभारी जैसे थे, यानी महल के भीतर की एक और सुरक्षित चेहरा, एक और अनजान कड़ी। महिला रोते हुए बोली, तुमने मुझे कहा था कि यह सिर्फ चेतावनी है, अब तो बच्चे तक डर गए हैं। मीर सईद ने दांत भींजे, डर जरूरी है। बीरबल ने इस संवाद को सुन लिया। अब सब साफ था। यह सिर्फ बाहर का षड्यंत्र नहीं था। रसोई, मुहर, अभिलेख, रिकॉर्ड, पहरे, सब जगह किसी न किसी ने हाथ डाला था। फतेह खां ने तलवार कसकर पकड़ी। बीरबल ने उसका हाथ दबाकर रोका। रुको, पहले सुनो। मीर सईद ने कड़े स्वर में कहा, आज रात सुरंग खाली हो जानी चाहिए, कल सुबह तक सब कुछ नए रास्ते पर होगा। महिला ने हिम्मत करके कहा, और अगर पकड़े गए तो? मीर सईद ने बेहद ठंडे स्वर में जवाब दिया, पकड़े जाने का डर ही तो काम आता है। बीरबल को अब मौका मिल गया था। उसने धीरे से एक पत्थर उठाया और दूर अंधेरे में फेंका। पत्थर की आवाज दूसरी तरफ गिरी। मीर सईद और महिला दोनों चौंके। उसी पल बीरबल ने मशाल तेज उठाई और सामने आ गया। यहां तक पहुंच गए मीर सईद। मीर सईद का चेहरा जैसे पत्थर हो गया। महिला पीछे हट गई। फतेह खां घर जा, बस अब भागना मत। मीर सईद ने बीरबल को देखकर हल्की मुस्कान बनाई। तुम सचमुच नीचे तक आ गए? हाँ, बीरबल बोला, क्योंकि ऊपर तुम्हारे जैसे लोग बहुत शोर मचा रहे थे। मीर सईद ने सिर हिलाया। और अब बीरबल ने कहा, तुम बोलोगे कि असली सिर कौन है? मीर सईद ने एक लंबी सांस ली। फिर बोला, अगर मैं बोलूं तो शहर नहीं बचेगा। बीरबल ने सख्ती से कहा, और अगर तुम नहीं बोलो तो तुम नहीं बचोगे। मीर सईद की आंखें चमकी। तुम अभी भी समझते हो कि यह सिर्फ बचने बचाने की बात है? तो और क्या है? मीर सईद ने दीवार के पीछे बने किसी और सुरंग दरवाजे की तरफ देखा। यह राज्य को बदलने का आखिरी प्रयास है। बीच में रुककर उसने बहुत धीमे स्वर में एक नाम बोला, जिसे सुनते ही बीरबल का चेहरा बदल गया। फतेह खां ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वो नाम इतना अप्रत्याशित था कि बीरबल तक एक पल को स्थिर हो गया।
क्योंकि ये नाम किसी बाहरी शत्रु का नहीं था। ये नाम महल के भीतर उस व्यक्ति का था जिसे अकबर सबसे कम शंका की दृष्टि से देखते थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये नाम सुनते ही ऊपर से घोड़ों की तेज आवाज आई, मानो कोई दस्तावेज लेकर भाग रहा हो या कोई बड़ा आदेश जारी होने वाला हो। बीरबल ने फौरन मशाल ऊपर उठाई। सुरंग के छोर पर हल्की रोशनी दिखी। कोई और भीतर आ रहा था। मीर सईद ने हंसते हुए कहा, अब देखो बीरबल, असली मजाक कौन करता है। और वहीं अंधेरे सुरंग के दूसरे सिरे पर एक ऐसा चेहरा उभरने लगा जिसे देखकर बीरबल भी एक क्षण को चुप हो गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली झटका अब आने वाला है। और जिस व्यक्ति का नाम मीर सईद ने लिया, वो इस पूरे खेल को कहीं बहुत ऊपर से चला रहा था। जय बीरबल लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराना। उस सुरंग के दूसरे सिरे पर जो चेहरा उभरने लगा वो धीरे धीरे साफ हुआ, और जैसे ही मशाल की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, बीरबल की पलकें एक पल के लिए स्थिर रह गईं। वो चेहरा किसी अजनबी का नहीं था। वो चेहरा ऐसा था जिसे दरबार में हर कोई सम्मान से देखता था, जिसे अकबर अक्सर अपने पास बैठाकर लंबी बातें करते थे, और जिसकी मौजूदगी हमेशा इतनी शांत, इतनी साधारण लगती थी कि कोई कभी उस पर शक ही नहीं करता था। वो था शाही वैद्य हकीम नूरुद्दीन। फतेह खां के मुंह से अपने आप निकल पड़ा, ये कैसे? हकीम नूरुद्दीन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ आगे कदम रखा। उसकी आंखों में ना तो घबराहट थी, ना आश्चर्य, जैसे वो शुरू से जानता हो कि आज का दिन यहीं तक पहुंचेगा। बीरबल ने मशाल स्थिर रखी और धीरे से बोला, तो असली चेहरा तुम थे? हकीम नूरुद्दीन ने सिर हिलाया। चेहरा नहीं बीरबल, मैं तो बस वो हाथ हूं जिसने बहुतों की नब्ज थामी। मीर सईद ने दीवार के सहारे खड़े होकर हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, असली सिर बहुत ऊपर है। अकबर के अंगरक्षक पीछे से सुरंग में उतर चुके थे। ऊपर से आवाजें आने लगीं। कोई और भी नीचे आने की तैयारी कर रहा था। उस तंग सुरंग में हवा भारी हो गई। हर सांस के साथ मिट्टी और नमी की गंध और